हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं फर्स्ट चैप्टर का, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर पूरा होने वाला है, आज हम कंप्लीट कर देंगे। आधा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आधा रह गया था, उसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी आज ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो हमारा टॉपिक बनता है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन क्या है कि जो मृदा है उसका हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर अपने को कोई भी फसल का उत्पादन करना है, उसे उगाना है, तो उसके लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी एक संसाधन के रूप में काम आती है। उसके बाद में बताया गया है कि मिट्टी जो है उसके बनने की क्रिया बताई गई है कि जो मिट्टी का कलर होता है या मिट्टी के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो अलग अलग क्षेत्र के आधार पर मिलती है। मतलब कहीं जगह पे पहाड़ी इलाकों में हम कह सकते हैं दूसरी मिट्टी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो रेगिस्तानी इलाका वहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, ब्लू मिट्टी होती है। इस तरह से अलग अलग मिट्टियाँ मिलती है। उसका वर्गीकरण भूप्रकृति और जलवायु के आधार पे तथा वनस्पति के आधार पे किया गया। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा। सबसे पहले जलोढ़ मृदा जो ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है और ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे नदियाँ होती हैं। तो ये अपने साथ जो मिट्टी लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है, उनसे जलोढ़ों का निर्माण होता है और वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। उसमें लिखा गया है कि इसमें कुछ नदियाँ जैसे पूर्वी तटीय मैदान वाले क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मैदान से बने हुए हैं। मतलब कि जलोढ़ मिट्टी से ही उन मैदानों का निर्माण हुआ है। उसके अलावा लिखा गया है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात मिलते हैं और नदियों के मुहाने से घाटी के में ऊपर की ओर आते जाते हैं और मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। मेन चीज़ यही बताई गया कि जहाँ जहाँ पे नदियाँ जो है वो बहेंगी वहाँ पे जलोढ़ मृदा मिलेगी। उसके अलावा आप ये डायग्राम को अगर देख लेंगे ना तो आपको क्षेत्र को याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ डायग्राम से ही पता लग जाएगा किन किन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टियाँ मिलती हैं। तो जहाँ पे पर्वतीय इलाका वहाँ पे पर्वतीय व मैदानी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी होगी और वन मिल गए। उसके अलावा जलोढ़ मृदा जो ये देखिए आप नदी तंत्र वाला जो भी इलाका है, गंगा यमुना वाला इलाका, ठीक है, उसके अलावा सतलज हो गया, ये सारा इलाका जो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। लाल पीली मृदा भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे मिलती है। काली मिट्टी है जो वो प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र में मिलती है। और जो शुष्क मृदा ये भी आप देख सकते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलती है, जिसको हम कौन सी मृदा कहते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि जलोढ़ जो मृदा होती है ये बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा यही मिलती है। फसल के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होती है। हर फसल इसके बीच में उत्पादन किया जा सकता है और ये अधिक उपजाऊपन पैदा करती है। मृदा के अंदर उपजाऊपन की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो फसल है उसका उत्पादन ज़्यादा हो सके और फसल की ग्रोथ भी जल्दी हो सके। उसके बाद में आती है काली मृदा। तो काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो हर तरह से जो मिट्टी काली मिट्टी होती है इसमें दरारें भी पड़ जाती है और ये सबसे ज़्यादा पानी को सोखती है। ठीक है, ये कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी हुई है। मृतिका का मतलब होगा महीन कण, छोटे छोटे कण। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये है कि ये जो मृदाएं होती हैं इसमें पानी घुस जाता है और पानी घुसने के बाद इसमें एक हम कह सकते हैं ये पथरीली की तरह बन जाती है। ठीक है, इसमें रवेदार, अग्न्य और रूपांतरित चट्टानों से लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका रंग पीला जल योजन के कारण होता है। जल योजन का मतलब क्या है, जल इन मिट्टी के अंदर घुस जाने से इसका रंग पीला हो जाता है। लेटराइट जो मृदा है ये लेटर शब्द से बना है, ईंट। ठीक है, इसके अलावा लिखा गया है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ आर्द्र व शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यहाँ भारी वर्षा का निलक्षण का परिणाम है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भारी वर्षा होती है तो भी ये जो मिट्टी है इस पर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। कहाँ कहाँ पे मिलती है, दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे मिलती है। और इस मिट्टी में सदाबहार वन ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको वनस्पति का भी बताना चाहिए और फसलों का भी बताना चाहिए, कौन सी मृदा कौन सी फसल किस मृदा के अंदर मिलती है। मरुस्थलीय मृदा, यहाँ पे तो आपको कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इन जो मरुस्थलीय इलाकों के अंदर क्या होता है कि या तो
ऐसी फसलें होनी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ही धूप की जरूरत हो या बहुत कम पानी की आवश्यकता हो, वही फसलें यहाँ पे मरुस्थलीय इलाकों में उग सकती है। उसके अलावा लिखा गया मृदा अपर्दन और संरक्षण, मतलब कि मृदा का अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जो कई रीजनों से जा सकती है। भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, जैविक हो सकता है। भौतिक इस तरह से हो सकता है, जल अगर वहां से भौतिक के अंदर आप पता क्या कर सकते हैं, भौतिक के अंदर आप जो भी तापमान का बढ़ना, तापमान का कम होना, वर्षा का होना, ठीक है, उसके अलावा जलवायु का होना, उसके अलावा जो भी भौतिकी रीजन बनते हैं उन सभी से मृदा का अपर्दन हो जाता है। उसके अलावा रासायनिक क्रिया है, तो रासायनिक के अंदर जो खनिज लवण होते हैं या तत्व होते हैं, या फिर हम पानी को रासायनिक क्रिया के अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी मृदा का अपर्दन हो जाता है, जो कि नदियों द्वारा भी किया जाता है। उसके अलावा आता है जैविक, तो जैविक जो क्रियाएं हैं या जैविक जो तत्व हैं उससे भी मृदा अपर्दन होता है। जैसे जो पशु होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी फसल को उखाड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आते हैं, तो जो मृदा होती है वो भी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। उसके अलावा बताया गया है कि जब भी आपने देखा होगा पानी बहता है, तो अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है, और कई बार क्या होता है कि इस तरह से जहाँ जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ पे इस तरह की दरारें बन जाती है, इसको अवनालिकाएं भी कहा जाता है। और ऐसी भूमि को जोतने योग्य नहीं होती, मतलब वहाँ पे फसल नहीं उगाई जा सकती, उसको उत्खात भूमि भी कहते हैं। उसके अलावा चादर अपर्दन के बारे में बताया गया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। मेन अपर्दन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसके आगे कोई भी वर्ड लिखा है तो उसका मतलब ये होगा कि उस तत्व का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। अब आता है लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है। तो अगर आपने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा तो जाके पहले टॉपिक पढ़े, आपको कंप्लीट पता लगेगा, ठीक है। जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला है, जो आपको बुक में से थोड़ा हार्ड तरीके से मिलेगा या ढूंढने में मुश्किल होगी, वही मैं आपको बताऊंगा। तो ये एबेसेडे वाले तो आप आसानी से कर सकते हैं। जो सीढ़ीदार कृषि होती है ज़्यादातर कहाँ पे होती है, पर्वतीय इलाकों में होती है। काली मिट्टी के बारे में मैंने बात कर ही ली, तो काली मिट्टी का भी आप देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो दूसरा निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो इसमें तो सिंपल है, 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पे काली मृदा मिलती है, और जो काली मृदा है वहाँ पे उसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, तो वहाँ पे कपास की जो फसल है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा मिलती है, मतलब कि जो नदियाँ हैं वो कौन सी मृदा लाती है वो आपको बताना चाहिए, बता दिया मैंने, और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन के रोकथाम के क्या उपाय होने चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों पे सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए, जिससे कि मृदा अपर्दन बहुत ही कम होता है, नामात्र होता है। उसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे पशु हैं वो बहुत ही कम होते हैं, फिर भी अगर जो होते हैं उनको भी थोड़ा रोक कर रखना चाहिए, वहाँ पे नहीं आने देना चाहिए, बाड़ बना कर रखनी चाहिए फसलों के चारों तरफ, ठीक है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, अगर आपको और 2-3 यहाँ पे टॉपिक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। जैव और अजैव संसाधन के बारे में बात की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है 1960 से 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो इसका मेन कारण यही है कि 1960 से 61 के अंदर क्या है, या तो फिर हम कह सकते हैं व्यापार की दृष्टि से, मतलब कि लोग व्यापार करने लग गए, इंडस्ट्रीज आने लगी, तो वो क्या करते थे, पेड़ पौधों को काट देते थे, ठीक है। उसके अलावा घरों का निर्माण होने लग गया, तो भी पेड़ पौधों को काटा जाने लगा। मेनली रूप से आपने क्या बताना है, पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए, तो इसमें आपने ये बताना है कि भारत की जो भूमि है उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, कितने क्षेत्र पर कृषि की जाती है। आप किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं, जो पहले आपको 2 डायग्राम दिखाए थे आपको वापस से डायग्राम दिखा देते हैं। उसके बीच में आपको बताया गया है कि जो अपनी भूमि का क्षेत्र है, ठीक है, या तो आप ये भी बता सकते हैं, अदरवाइज ये तो हो गया आपका कृषि से रिलेटेड, तो आपको ये वाली चीज़ बतानी है कि जो मैदानी इलाका है, ठीक है, यहाँ पे अब इतने प्रतिशत लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही जनता रहती है। जनता रहने के कारण क्या है कि ये भी इलाका अब थोड़ा थोड़ा काट कर इसको किस में बदल दिया जाता है, वन क्षेत्र में बदल दिया जाता है, जिसके कारण मैदानी जो इलाका है वो लगभग खत्म हो रहा है। तो आपको वन क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हो रहा है। तो आपको बताना चाहिए कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण
संसाधनों का बहुत ज़्यादा ही उपभोग किया जा रहा है। उपभोग का मतलब ये होता है कि आप आवश्यकता से ज़्यादा ही उन चीज़ों की आपूर्ति कर रहे हैं जिन चीज़ों की आगे भविष्य में कमी हो सकती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी मतलब हो गया औद्योगिक वाले क्षेत्र में, और आर्थिक विकास के कारण, आर्थिक विकास का मतलब ये हो गया कि जो भी डेवलप कंट्रीज है वो अपने जितने भी संसाधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके बहुत ज़्यादा ही अपने देश का विकास करना चाहती है। तो इन पॉइंट्स को आप अगर तो आपको सीधा बुक में से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा स्पेशली यहाँ पे टिक करके बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।